हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो हमारा सेकंड पार्ट है जो हम क्लास 8th का मैथ्स का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। और जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करा रहा था। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लेना। वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस सैंपल पेपर का कहां तक क्वेश्चन कर लिया था? हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से हम करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ते हैं। नवनीत के पास अपनी 75% धनराशि खर्च करने के बाद 425 रुपये बचे थे। उसके पास कितनी धनराशि थी? ठीक है, अब सबसे पहले इसको हम एक बार इंग्लिश मीडियम में रीड कर लेते हैं। तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नवनीत हैड 425 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हिज मनी। हाउ मच मनी डिड ही हैव? ठीक है, तो उसके पास कितने रुपए थे वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, उसके पास कितनी धनराशि थी, यानी कि शुरू में उसके पास कितने रुपए थे वो हमें बताना है। अब देखो एक चीज, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे कैसे? हमें बोला गया है कि जो नवनीत है ना, उसने जितना उसके पास टोटल रुपए थे उसका 75% उसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो अब खर्च करने के बाद जो उसके पास बचे वो सिर्फ इतना बचा, 425 रुपए बचा है। ठीक है, तो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे ये हमें पता लगाना है। तो देखो हमें जैसे कि पता है कि टोटल हमारा 100% में से होता है। ठीक है, तो 100% में से अगर हम माइनस कर देंगे किसको? जितना परसेंट उसने खर्च कर दिया। तो 75% उसने खर्च किया है, तो 75% को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 25%। अब ये 25% है क्या? तो ये 25% जो उसके पास बचे हैं। ठीक है, यानी कि 25% उसके पास अभी भी रुपए बचे हुए हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। और एक्चुअल में कितने रुपए बचे हैं वो ये रहा 425 रुपए। तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि 425 के बराबर होगा ये 25%? ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब देखो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अब हम लिखेंगे कैसे, इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे? हम मान लेंगे कि शुरू में उसके पास x रुपए थे, तो यहां पर हम लिखेंगे लेट शुरू में, या फिर टोटल हम लिख सकते हैं लेट टोटल मनी। तो टोटल मनी हम x लेट कर लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार, देखो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप ये जो मैंने लिखा है इंग्लिश में इसकी जगह पर लिखोगे माना कुल रुपए बराबर x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी जगह पर आप हिंदी में लिखोगे प्रश्नानुसार। तो जैसे कि हमें पता है कि उसके पास कितने परसेंट रुपए बचे हैं? 25%। तो हम ये लिख सकते हैं यहां पर कि 25% ऑफ टोटल यानी कि x का 25% जो है, यानी कि कुल रुपए का 25% हमें पता है कितना है? 425 रुपए। तो इसीलिए बराबर में 425 हम लिखेंगे। अब देखो ये 25 हमने उतारा, परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई, और ये x उतारा हमने इक्वल में 425। अब ये x हमने एज इट इज लिख दिया, 425 हमने लिख दिया। इस 100 को इधर लेके जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, एंड 25 जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये 25 से कम 25, ये 25 चौक 100 कट गया। तो x की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 425, और 4 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 2 चौक 8 और 2 हासिल 10, 10 का 0 1 हासिल, 4 चौक 16 और 1 17, यानी कि 1700 रुपए उसके पास टोटल शुरू में थे। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये जो हमें दिया है इसको इससे भाग देने को बोला है। ये रहा हमारा, डिवाइड करना है हमें इसको इससे। अब कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, हमारा है z² माइनस 4z माइनस 12। इसको हमें डिवाइड करना है z माइनस 6 से। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। ये जो ऊपर है ना
इसका सबसे पहले इसी में आपको ध्यान देना है, कैसे करेंगे। आई होप आपको आता भी होगा, नहीं आता होगा तो मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ पर जेड स्क्वायर है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मानते हैं। तो इस 1 का और इस -12 का, यानी कि लास्ट में -12 है, तो 1 एंड -12 जो है इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 ही आएगा। ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर पता लगाने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके तो -12 आ जाए, लेकिन उसको जोड़ के या फिर घटा के ये बीच वाला आ जाए। बीच में क्या है, माइनस का 4z, लेकिन इसमें नंबर क्या है, यानी कि गुणांक क्या है, कोफिशिएंट, तो वो -4 है। तो जोड़ के या फिर घटा के -4 आ जाए और गुणा करके -12 आ जाए, ऐसे दो नंबर हमें पता लगाना है। तो ऐसे दो नंबर हमारे मिलेंगे -6 और 2, क्योंकि -6 और 2 का जब आप गुणा करोगे तो -12 आ जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि -6 और ये 2 हमारा प्लस का होगा ये, तो इनको सॉल्व करके -4 भी आ जाएगा। तो दो नंबर हमें -6 और प्लस का 2 ये मिला है। अब आगे क्या करते हैं, तो आगे देखो, पहला जो है जेड स्क्वायर है हमारा, इसको तो हम एज इट इज लिखते हैं। इस -4z की जगह पर हमने ये दोनों लिखना है, यानी कि -6 और +2, तो इसीलिए -6 हमने लिखा। अब हम इस बीच वाले की जगह पर लिख रहे हैं, बीच वाले में z भी था तो इसीलिए यहां पर z भी लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा है +2, तो यहां पर +2 आएगा और इसके साथ भी हम z लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों को जो है वो हमने इस बीच वाले की जगह पर ही लिखा है, इसीलिए दोनों के साथ z हमको चिपका देना है। लास्ट में है -12 एंड नीचे क्या है, नीचे हमारा है z-6। ठीक है, अब देखो आगे क्या करते हैं। यहां पर ऊपर हमारे पास 4 टर्म्स आ गए, तो शुरू के ये जो दोनों टर्म्स हैं इनमें से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन दोनों में से हमारा z आएगा। अब इसमें बच क्या गया, जेड स्क्वायर में से z कॉमन आ गया, तो ये हमारा सिर्फ z बचा, और -6z में से z बाहर आ गया तो -6 बचा। ऐसे ही अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से हमारा +2 कॉमन आएगा, तो इसमें क्या बचा, z, और -12 में से 2 कॉमन आ गया तो -6 बचेगा, क्योंकि माइनस जो हमारा 6 है ना, यानी कि +2 और -6 दोनों का मल्टीप्लाई करो -12 आ जाएगा, तो इसीलिए यही कॉमन आएगा। अब नीचे हमारा जो है वो हम उतार देंगे। अब आगे देखो, ब्रैकेट में दोनों सेम सेम है ऊपर, है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक बार लिखते हैं और दूसरे ब्रैकेट में ये z आ जाएगा और ये +2 आ जाएगा। एंड नीचे क्या है, नीचे जो है उसको तो हमें कॉपी कर देना है एज इट इज। अब देखो z-6 ऊपर और नीचे, इस z-6 से ये वाला कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर बचा z+2, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो z+2 यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, 7 हमने कर लिया, 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 से यहां पर हमारा खंड स यानी कि सेक्शन सी शुरू हो जाता है, और इसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सेक्शन सी में वो सारे 3 मार्क्स वाले होंगे, 3-3 नंबर वाले। ठीक है, तो अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को आप पढ़ो, इसमें हमें क्या बोला है कि बार बार घटाने की विधि द्वारा 196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बार बार घटाने की विधि आपको अच्छे से आता होगा। देखो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 196 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से जो वर्गमूल है स्क्वायर रूट वो निकालने आता होगा। हमें 196 का निकालना है, तो कैसे करते हैं, 196 लिखेंगे और माइनस करेंगे। हमेशा ऑड नंबर माइनस होता है, यानी कि विषम संख्या, तो पहला होता है हमारा 1, तो इसीलिए माइनस करेंगे तो 195 आएगा। अब 195 जो आया, इसमें से अगला विषम संख्या जो होता है 3 वो माइनस करेंगे, तो ये क्या बचेगा 192। अब 192 में से नेक्स्ट जो विषम संख्या है वो 5 होता है, तो ये माइनस करेंगे तो 187 बचेगा। अब इसके बाद 187 में से अब क्या माइनस करेंगे 7, तो ये बचेगा 180। अब 180 में से नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 9 होगा, तो 9 माइनस करेंगे तो 171 आएगा। अब 171 में से 11 माइनस करेंगे तो 160 आएगा।
160 में से 13 माइनस करेंगे तो 147 बचेगा। 147 में से क्या माइनस करेंगे 15 तो 132 बचेगा। 132 में से नेक्स्ट 17 माइनस करना है तो 115 बचेगा एंड 115 में से 19 माइनस कर देंगे तो 96 बचेगा। नेक्स्ट 96 में से 21 माइनस करेंगे तो 75 बचेगा एंड 75 में से 23 माइनस करेंगे तो 52 बचेगा एंड 52 में से 25 माइनस करेंगे तो 27 बचेगा। एंड इसके बाद आगे करते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आपको लग रहा होगा लेकिन इजी है बहुत। अब नेक्स्ट हमारा 27 आया है। 27 में से देखो हमने 25 माइनस किया, अब क्या माइनस करना पड़ेगा 27, तो अब हमारा 0 आ जाएगा। तो जब तक 0 ना आ जाए तब तक आपको ये जो स्टेप है ये करते जाना है, ठीक है। तो हमारा 0 आ गया। अब देखो हमने कितनी बार यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम्स किया है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 14, यानी कि 196 का स्क्वायर रूट जो है वो 14 है, ठीक है। आपको पता भी होगा वैसे भी 196 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 14 होता है, लेकिन हमसे बार बार घटाने की विधि से पूछा गया था, इसीलिए हमें ये पूरा जो है करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें अथवा में भी दिया गया है, ठीक है। तो हमें दोनों में से कोई एक करना होगा एग्जाम में, लेकिन मैं आपको दोनों ही कराऊंगा, यानी कि अब हम ये वाला भी करेंगे। तो देखो इसको कैसे करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए कि 148 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, यानी कि चेक इफ 148 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें चेक करना है कि 148 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले हम मिटा देते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले जो हमारा 148 है इसका फैक्टर करना होगा। तो देखो 148 का फैक्टर जब हम करेंगे तो सबसे पहले ये 2 के टेबल से कटेगा, कितने टाइम में 74 टाइम में, फिर ये 2 के टेबल से कटेगा 37 टाइम में, एंड ये डायरेक्ट 37 के टेबल से कटेगा 1 टाइम में। तो ये हमने फैक्टर कर दिया। अब जो हमारा 148 है इसके फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 37। अब यहां पर 2 का तो पेयर बन रहा है, ठीक है, लेकिन 37 का पेयर नहीं बन रहा, तो इसीलिए 148 हमारा ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 37 का भी अगर पेयर बनता तो हमारा 148 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, लेकिन यहां पर 37 का पेयर बन ही नहीं रहा, तो इसीलिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम लिख देंगे इसके आंसर में it is not a perfect square number, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। हिंदी में आप लिखोगे यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का और वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सबसे पहले हिंदी मीडियम में देखो। निम्नलिखित रेखाखंडों से बनने वाले चतुर्भुजों के नाम बताइए तथा उनमें से प्रत्येक का एक गुण लिखिए। तो ये रहा हमारा इंग्लिश में, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स एंड राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑफ देम। तो यहां पर आपको टोटल 4 लाइंस दिख रही हैं। इन 4 लाइंस से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो हमें पता लगाना है। तो देखो यहां पर पहला जो लाइन है वो हमारा है 5.5 सेंटीमीटर एंड सेकंड है 8 सेंटीमीटर, थर्ड है 5.5 सेंटीमीटर एंड फोर्थ है 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो 2 लाइंस हैं वो इक्वल हैं, अगला जो 2 लाइंस है वो इक्वल है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन, ये और ये इक्वल है, ऐसे ही ये और ये इक्वल है। तो ऐसा कौन से क्वाड्रिलेटरल में होता है? एक तो हमारा रेक्टेंगल में होता है, यानी कि आयत में अपोजिट जो साइड्स होती हैं आमने सामने की भुजा वो बराबर होती है, ठीक है, लेकिन वो तो हमारा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और हमारा प्रॉपर्टी होता है रेक्टेंगल में कि उसके जो सारे एंगल्स होते हैं, चारों कोण, वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बोल रखा, तो इसीलिए हम आयत नहीं कह सकते इसको।
इसके अलावा एक और क्वाड्रिलेटरल होता है चतुर्भुज, जो कि होता है हमारा समांतर चतुर्भुज। जैसे कि ये हमारा है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये हमने यहाँ पे बना दिया, यानी कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी हमारा ऑपोजिट जो साइड्स होता है वो इक्वल होता है, ठीक है, यानी कि जैसे कि ये मान लो 5.5 सेंटीमीटर तो ये भी 5.5 होगा, एंड ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 होगा, ठीक है। तो इसीलिए इन चारों लाइन से हमारा एक पैरेललोग्राम बन सकता है। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे ये हमारा पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा हमें एक प्रॉपर्टी भी बताने को बोला गया था, ये रहा, देखो प्रॉपर्टी भी बतानी है। तो प्रॉपर्टी हम क्या बता सकते हैं, पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम लिख देंगे कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसको आप हिंदी में लिखोगे कि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी कि आप शॉर्ट में इस तरह से लिख देना कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यही बताना था कि इन चारों लाइन से कौन से क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बता दिया पैरेललोग्राम, यानी कि हिंदी में समांतर चतुर्भुज, और इसका एक प्रॉपर्टी पूछा था यानी कि गुण। तो गुण हमने यहाँ पर बता दिया ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है फैक्टराइज, यानी कि इसको हमें फैक्टराइज करना है। ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये हमें दिया है, इसका गुणनखंड करने को बोला है। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, इजी है, देखो यहीं पर हो जाएगा। यहाँ पर टोटल आपको 4 टर्म्स दिख रहे हैं, 4 पद। तो सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो 10ab प्लस 4a में से क्या कॉमन आ सकता है, तो ये आ सकता है हमारा 2a। अब इसमें बचा क्या, 10ab में से 2a कॉमन आ गया तो 5b बचा, एंड 4a में से 2a कॉमन आ गया तो 2 बचा प्लस का। ऐसे ही 5b प्लस 2 में से कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से तो कुछ हमें कॉमन दिख नहीं रहा, तो हम सिर्फ 1 लेंगे। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो 1 लेते हैं। तो इस 5b में से 1 कॉमन आ गया तो 5b ही बचेगा, एंड 2 में से 1 कॉमन आ गया तो 1 नहीं बचेगा बल्कि 2 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2 1 जा 2, यानी 2 एकम 2 ही होता है। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट में ये दोनों सेम सेम है, तो क्या करेंगे, इसको हम एक बार इस तरह से लिख देंगे, एंड ब्रैकेट के बाहर जो है यानी कि ये 2a और ये यानी कि +1, इसको दूसरे ब्रैकेट में इस तरह से लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड, ठीक है, 5b + 2 एंड 2a + 1। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 से हमारा खंड द यानी कि सेक्शन डी शुरू हो जाता है, और सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे सारे 5 मार्क्स वाले होंगे, यानी कि 5-5 नंबर वाले, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को हम पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक पंचभुज को चित्र में दिखाए अनुसार 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा पंचभुज है, इसको 2 भागों में एक ऐसे और एक ऐसे विभाजित किया गया है। बोला दोनों तरीकों से इस पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको इंग्लिश मीडियम में, अ पेंटागन इज डिवाइडेड इनटू 2 वेज एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस पेंटागन बाय बोथ वेज। तो सबसे पहले इस तरीके से हमें इस पेंटागन का क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना है, फिर इस तरीके से हमें निकालना है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा पेंटागन है ना, यही वाला ये दोनों भी है, यानी कि तीनों जो फिगर है वो सेम है, तीनों पेंटागन सेम है। अब सबसे पहले हमें जैसे इस पेंटागन में हमें बताया गया है इस तरीके से इसका एरिया निकालना है, फिर इस तरीके से एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। अब देखो इसको करना कैसे है, हमें जो पता है वो देखो, एक तो यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरी इसकी हाइट है, यानी कि यहां पर देखो ये वाली जो पूरी हाइट है ये कितनी है, ये हमारा है 30, यानी कि ये हो जाएगा 30 मीटर। एंड इसके अलावा यहां पर ये वाली साइड जो है यहाँ पर आप देख सकते हो 15 मीटर है, ये आप देख सकते हो 15, ये भी 15, तो यानी कि ये भी हमारा 15 हो जाएगा, तो ये 15 मीटर है। अब यहाँ पर
जो हमारा ये फर्स्ट वाला पेंटागन है ना, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट का हम कर रहे हैं सबसे पहले। तो इस फिगर को जो आप देखोगे ध्यान से, तो यहां पर सबसे पहले इसको देखो, इतने को जहां पर ये मैं मार्क कर रहा हूं, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक ट्रेपीजियम बन रहा है, यानी कि एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। ऐसे ही सेम इधर भी, ये भी हमारा एक समलंब ही बन रहा है, यानी कि ये देखो ध्यान से, ये भी हमारा एक समलंब है। तो अगर हमें इस पेंटागन का टोटल एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे कि दो ये जो हमारे ट्रेपीजियम है समलंब, इनका एरिया निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल पेंटागन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ट्रेपीजियम के एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला जो वे है, फर्स्ट जो मेथड है, उससे हम इसका एरिया निकाल रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर हमने फर्स्ट लिख दिया। अब देखो निकालेंगे कैसे एरिया। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ पेंटागन। ठीक है, तो इसके इक्वल में अब हम एरिया ऑफ पेंटागन कैसे निकालें, इसके लिए हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना पड़ेगा। यानी इसके आगे इक्वल में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, और यहां पर 2 ट्रेपीजियम है, यानी कि 2 समलंब है, इसीलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि समलंब का क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिख देंगे। ये होता है हमारा 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एच होता है, ये हमारा हो गया, और इंटू में ये 2 है तो इसको हमने यहां पर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 1/2 उतारा हमने। अब यहां पर a और b है, तो a और b क्या होते हैं, किसी भी ट्रेपीजियम में a और b जो होते हैं वो दोनों पैरेलल साइड्स होते हैं। तो इस ट्रेपीजियम में हमारा ये एक पैरेलल साइड है और एक ये वाला बड़ा वाला हमारा पैरेलल साइड है। ठीक है, तो ये छोटा वाला तो 15 है, तो इसीलिए a की जगह पे 15 लिख देंगे, प्लस बड़ा वाला जो है वो हमारा 30 है, तो b की जगह पर हमने 30 लिख दिया, इनटू क्या है h। तो h हमारा क्या होता है, h होता है हाइट। अब इसमें हाइट क्या होगा, सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। देखो अब इसमें हमारा जो ये ट्रेपीजियम है, इसमें हाइट ये होगा, इतना, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो टोटल जो हमें पता है यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ये 15 है, तो ये जो हो जाएगा ये पूरे का हाफ है, यानी कि आधा है। तो पूरा हमारा 15 है, तो 15 का हाफ कर देंगे, यानी 15/2, ये हमारा हाइट हो गया इस ट्रेपीजियम का। ठीक है, तो इसीलिए h की जगह पर हम लिखेंगे 15/2 एंड मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो ये हमने उतार दिया। अब इस 2 से ये हमारा कैंसिल हो गया, यहां पर बच गया 1/2 एंड इसके बाद ये 15 और 30 को ऐड कर देंगे तो 45 हो जाएगा, और ब्रैकेट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई में 45 एंड मल्टीप्लाई क्या है आगे 15 है। अब देखो यहाँ 1, 45 और 15 इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 675 आएगा, एंड नीचे क्या है 2। अब 2 से डिवाइड कर देंगे 675 को, तो ये आ जाएगा हमारा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि ये जो हमारा है फर्स्ट वे, इससे हमने इसका एरिया निकाल दिया। अब जो ये सेकंड वाला है, इससे अब हम इसका एरिया निकालेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो अब देखो सेकंड वाले से कैसे निकालेंगे, सेकंड वाले से हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हमारा एक तो इतना, सबसे पहले देखो ये वाला, ये हमारा एक स्क्वायर है और ऊपर ये हमारा एक ट्रायंगल है, यानी कि त्रिभुज है। तो सबसे पहले अगर हमें इस पूरे पेंटागन का एरिया निकालना है तो उसके लिए हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, तो इक्वल में लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर एंड इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहां पर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा है, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, या फिर साइड का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया साइड इंटू साइड, फिर ये प्लस है तो यहां प्लस लगाया, एंड इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एंड
इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइड इंटू साइड है, तो ये जो हमारा स्क्वायर है ये वाला, इसका साइड कितना होगा, देखो ये वाला साइड कितना होगा, जितना कि हमारा ये है यानी कि 15, तो इसीलिए ये 15 हो गया, तो साइड की जगह पे 15 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में फिर से साइड है तो 15 और प्लस में 1/2 है, फिर उसके बाद बेस है, बेस यानी कि इस ट्रायंगल का बेस, तो ट्रायंगल का बेस हमारा ये हो जाएगा ये वाला, तो ये भी 15 होगा क्योंकि ये 15 है, तो यहाँ पर 15 लिख दिया हमने, इंटू हाइट, हाइट कितना होगा इसका। अब देखो हाइट हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा ये ट्रायंगल है इसमें हाइट ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हमें पता है कि पूरा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 30 है, जिसमें से सिर्फ इतना जो है ये हमारा 15 है। ये 15 कैसे है, क्योंकि ये जो साइड है स्क्वायर का ये 15 है, तो ये भी 15 हो जाएगा इतना, तो पूरा अगर यहां से यहां तक 30 है, इसमें से हमने इतना माइनस कर दिया 15 को, तो ये कितना बचा, ट्रायंगल का हाइट ये भी 15 बचा, तो इसीलिए हाइट भी हमारा 15 हो जाएगा। अब देखो ये 15 और 15 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 225 प्लस में यहां 1 15 और 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 225/2 है। अब इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 112.5 आ जाएगा। ठीक है, तो बचा हमारे पास ये एंड ये दोनों का ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करके आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि हमने दोनों ही तरीकों से जो पेंटागन है उसका एरिया निकाल दिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 से मार्क कर लेना, यहां से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया अच्छे से। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम अगली वीडियो में कर रहे होंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।